आज हम कांकेर में हैं और हमारे साथ काष्ठ शिल्प के बड़े कलाकार अजय मंडावी जी साथ हैं। अजय मंडावी जी न सिर्फ काष्ठ शिल्प के बड़े कलाकार हैं बल्कि अपनी कला के माध्यम से इन्होंने जो बदलाव लाने की एक पहल की है, जो कोशिश की है, वो बहुत सफल होती दिख रही है। खासकर हम कांकेर के जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नक्सलाइट हैं जो रहते हैं वहाँ पर, और उनमें एक सकारात्मक बदलाव लाने की जो कोशिश की जा रही है कला के माध्यम से, और उनको मोटिवेट करके अच्छे सकारात्मक कार्यों की ओर जोड़ने के लिए वो उस तरह की कोशिश जो है अजय जी कर रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी से शुरू करते हैं कि कहाँ से ये यात्रा आपकी शुरू हुई, कैसे आपने इस क्षेत्र को चुना। यहाँ मेन जो बदलाव है मैं उस जगह से आपको बताता हूँ क्योंकि वो लंबी कहानी हो जाएगी। जी, जी, जी। 2010 में तत्कालीन कलेक्टर थे निर्मल खाखा जी, कांकेर के। जी। तो उनसे एक दिन मिलने गया था मैं, तो उन्होंने कहा कि यार जेल में बहुत से बंदी हैं जो सोए रहते हैं, उनके पास बहुत समय है, चाहो तो उनको कुछ सिखा सकते हो। तो दूसरे ही दिन मैं गया जेल और मुझको बहुत अच्छा लगा कि चलो इतने सारे लोग हैं और युवा हैं, सब ट्राइबल हैं और सीख सकते हैं। ये 2010 की बात है? जी, 2010 जून। जी, जून 2010। और दूसरे दिन से जस्ट दूसरे दिन गया और मैं अपना पूरा सेटअप ले जाके और वहाँ क्लास चालू कर लिया वहाँ। जी। और वो फिर बाद में शुरू में लगभग 13 से 14 नक्सली ही थे सीखने वाले। तो उनके सीखने की ललक देख के लगा कि यार ये तो ट्रेनिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। जी। क्योंकि आउटर में अपन सिखाते हैं तो भाई 10 स्टूडेंट हैं, उसमें दूसरे दिन 2 नहीं आया तो तीसरे दिन किसी के घर कोई काम है, कुछ है। वहाँ तो आदमी अंदर ही है, वो बस उसका पेशी का दिन कि वो पेशी में चला गया। और सीखने की उनकी क्षमता और जो खाली समय था, पूरा खाली समय था, उसका उन लोगों ने पूरा उपयोग किया। अच्छा। और बहुत ही जल्दी उसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ कि चलो लड़के जो अंदर इनमेट्स हैं उनकी सोच समझ, उनके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ रहा है। और ये चलता रहा कुछ समय तक, काफ़ी समय तक। और उसके बाद फिर कुछ बंदे रिलीज़ हुए। रिलीज़ होने के बाद भी वो लोग कनेक्ट रहे मुझसे। अच्छा। और अभी 2010 से लेकर अभी तक जितने लोग रिलीज़ हुए लगभग सबके सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्ट हैं, चाहे वो 2 साल में एक बार मुलाकात हो उनसे या फिर हर महीने मुलाकात हो। 2010 में इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद और भी लोग इससे जुड़ते गए वहाँ, जैसे 15 लोगों के साथ बहुत बता रहे हैं शुरुआत हुई। उसके बाद फिर और कैसे लोग जुड़े आपके साथ, कैसे वो उनको देख कर आए कि कैसे आना हुआ उन सब का, बाकी लोगों का? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आप 300-350 लोगों को सिखा चुके हैं अब तक ये जो कला है। तो कैसे जुड़े लोग, बाकी लोग कैसे जुड़ते गए आपके साथ? उस समय हमारा जेल तो ओवर क्राउडेड था, लगभग 400 से ज़्यादा बंदी हुआ करते थे वहाँ। और उनमें से 15 लोग क्लास में आते थे और बाकी लोग जो चीज़ बनता था छोटा छोटा, कहीं कीरिंग बना ले रहा है, कोई नाम काट ले रहा है, कोई अक्षर काट ले रहा है, तो सेल से उन लोगों को बाकी जो लड़के थे वो लोग बोलते थे कि यार मेरे लिए ये बना देना, उसके लिए ये बना देना। तो सबकी इच्छा थी कि हम भी सीखें, लेकिन उतना बड़ा सेटअप नहीं था मेरे पास। तो 15-20 लोगों का, तो जैसे कोई लड़का एक रिलीज़ हुआ तो हम दूसरा उठा लेते थे वहाँ से। तो दूसरे के लिए भी 10 लोगों का नंबर रहता था कि मैं भी जाऊँगा। तो ये सोच के कि ये फला सेलेक्ट कर लेते थे कि हाँ ये लड़का एक्चुअल में नक्सली रहा और ये बहुत ज़्यादा इंटीरियर से है। अच्छा। तो इसको अगर आर्ट सिखाते हैं तो इसमें कितना चेंज आएगा। ये मेरी इच्छा थी कि मैं उसके अंदर चेंज देखना चाहता था। अच्छा। आर्ट को अपना जीवन यापन बनाएगा नहीं बनाएगा डजंट मैटर। अच्छा। लेकिन उसमें कितना, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आएगा, ये मेरी सोच थी। जी। क्योंकि कलेक्टर साहब ने वहाँ भेजने से पहले मुझसे कहा था कि आप 100 लोगों के पीछे अपनी मेहनत करना, उसमें से अगर एक भी बंदा ट्रेंड हो गया तो मैं मानूंगा कि आप 100% सक्सेस हैं। तो किस्मत अच्छी थी या स्टूडेंट बहुत अच्छे मिले मुझको कि मैंने जिसके पीछे मेहनत की वो पूरी तरह सीखा। सिद्धहस्त कलाकार और माने बेहतरीन आर्टिस्ट, और बाहर निकलने के बाद सामान्य जीवन में भी एक अच्छा इंसान।
वो फिर कभी उस दिशा की ओर नहीं मुड़े? नहीं, कभी नहीं। मैंने मेरे जितने भी स्टूडेंट रिलीज़ हुए कांकेर जेल से, उनमें से एक भी जेल में रिपीट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, मैंने उसका नाम भले डल गया हो या और कुछ हुआ हो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें से कोई भी लड़का दोबारा किसी वारदात में जेल नहीं आया। वाह, कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा चेंज जो है वो उनके जीवन में आया, वो आपके माध्यम से आया। आप की शुरुआत के थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप शुरुआत कहाँ से की? बचपने से ही आर्ट कर रहे हैं कि कैसे आया आपके जीवन में, ये कला कैसे आई? ये बताना बड़ा मुश्किल जाएगा क्योंकि आर्टिस्ट होता है आदमी, वो बचपन से ही होता है, पैदाइशी आर्टिस्ट होता है, बॉर्न आर्टिस्ट। तो मेरा कोई टीचर भी नहीं है, मैं देख देख के जो भी चीज़ समझ में आता था वो बनाया करता था। तो बहुत छोटा था तो बरसात के टाइम में तो पानी बहता था ना, उसको रोकने के लिए छोटा छोटा रेत का पेड़ बनाता था। बहुत छोटे मतलब कितने छोटे? कितने छोटे? 5 साल, 5.5 साल, 6 साल के एज में। अच्छा। और उसके बाद लगभग 8 साल के एज में गांव में रह के पढ़ाई किया मैं बाबूजी के साथ। गांव कहाँ है आपका? नहीं, वहाँ टीचर थे बाबूजी हमारे। भैंसा कट्टा करके एक गांव है महानदी के किनारे। अच्छा। तो वहाँ खेलने का कोई जरिया नहीं था, रेडीमेड खिलौने हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कई बार ये होता था कि एक डंडा में वो छोटा सा ढक्कन को खील से ठोक लिए और उसको धीरे धीरे चलाना शुरू किए, या तो फिर टायर चलाना शुरू किए। तो वहाँ पानी, बहता हुआ पानी महानदी में, वो बड़ा अच्छा लगता था। उसमें लकड़ी का छोटा नाव, उसको अंदर से खोद लेते थे, उसी में रस्सी बांध के उसको चला रहे। तो वो छोटा नाव कब बड़े में तब्दील हुआ ये पता नहीं चला कि 4वीं 5वीं पढ़ते तक तो महानदी में तैरता था मैं। तो अब याद आता है कि कोई सही शॉट कोच मिल जाता तो स्थिति कुछ और होती कि मैं अगर स्पोर्ट्स फील्ड में चला गया होता, या किसी ने देख लिया। बहती हुई नदी में तैरना, वो भी नाव को ले जाके बीच में खड़े करते थे और पैंट उतार के और इधर से ऐसा राउंड मारते थे। अच्छा। इधर जंप करना है, इधर से निकलना है। अच्छा। तो वो अब तो खैर याद करने से डर लगता है क्योंकि बहती हुई नदी है लेकिन उस समय इतना था पावर, तो वो सब करते थे। तो तब दिमाग में चलता था क्या कि तैराक बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है? उस समय तैराकी होती क्या चीज़ है ये नहीं मालूम था क्योंकि हाफ पैंट उतार के तो नाव में रखे हुए हैं, हाफ पैंट उतार के, और कहीं पता मत चला है, कपड़ा भीगा दिखेगा तो घर में धुलाई होगी कि नदी में कूद गया था करके। तो ये सब था रोज का खेल। छोटा छोटा फिर उस नाव को छोटा रूप में बनाया करता था मैं अक्सर। तो हमारे यहाँ बाबूजी भी कभी कभी देखते थे कि बहुत देर हो गया ये कुछ बना रहा है, तो वो हेल्प कर देते थे। अच्छा। कि ये ठीक है, इसको मैं ठोक देता हूँ, इसको ठीक से बना लेना करके। लेकिन 90% काम करने के बाद वो हाथ लगाते थे कि हाँ ये ठीक है, बना रहा है, बहुत देर हो गया, बहुत थक गया होगा, अब मैं बना देता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग है, भाई साहब की ब्लेसिंग है कि ये लोग कभी हमेशा मुझको एनकरेज किए आगे बढ़ने के लिए। क्या होगा, ये तो छुटपन की बात हुई। आपने कब सोचा कि नहीं इसको प्रोफेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है? एजुकेशन वगैरह फिर कैसा रहा आपका, और फिर कैसे इसमें आ पाए? नहीं, एजुकेशन तो यहीं से हुआ, कांकेर से। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कर रहा था मैं। ला की कोशिश किया था 1 साल। अच्छा। तो ला कुछ जमा नहीं, तो ला छोड़ के उस कॉलेज के टाइम में भी मैं आर्ट बनाता था। अच्छा। मॉडल या आर्ट, घर का मॉडल छोटा छोटा बनाना, या उसको एक्यूरेट नाप के बनाना, या कोई बिल्डिंग का मॉडल बनाना, ये सही शॉट बना लेता था। मुझको उस समय भी नहीं मालूम था कि इसमें कोई अवार्ड होता है या ये कोई जॉब बन सकता है। मैंने ये कोई जॉब के तौर पे इसको लिया जा सकता है ये नहीं जानता था मैं। बस बना लेना है, उसका क्या वैल्यूशन होगा, कितने रुपए कॉलेज पहुंचने के बाद भी कि कोई चीज़ अगर मैं बनाया हूँ तो उसकी कितनी कीमत होगी ये नहीं लगा पाता था मैं। और पैसे के एवज में काम करना वो तो अभी तक नहीं हो पाया कि कोई चीज़ का वैल्यूशन लगाऊं मैं। लेकिन अब ये है कि हाँ, कोई चीज़ अपन खरीद के कुछ बना रहे हैं तो उसको बेचा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट को लेके और एक पूरा ट्रेनिंग रन करना है। कुछ स्टूडेंट घर में रहते हैं, जैसे रिलीज़ हुए जेल से, और उसके बाद फिर पता लगा कि उसके गांव में प्रॉब्लम चल रहा है, या घर में प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा। या उसने कहा कि मुझको यहाँ रहना आपके साथ, तो फिर वो यहाँ रह सकता है। यहाँ रहते ही हैं अक्सर। अच्छा, जो छूट के आए रहते हैं वो। 2010 से हमारा घर कभी खाली नहीं रहा। अच्छा। कि 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट रहेंगे ही, फिक्स है उनका। कि कोई 1 दिन रह रहा है, कोई 1 साल रह रहा है, कोई 3 साल रह रहा है, कोई 4 साल रह रहा है।
तो कई बार ऐसा भी हुआ कि एक स्टूडेंट हमारा यहाँ से 12वीं क्लास में था और जेल आ गया था, 2.5 साल जेल में रहा। जेल से रिलीज़ होने के बाद वो घर नहीं जाना चाहता था, तो फिर हमारे पास रहा वो। तो उसको 12वीं की परीक्षा दिलाया मैं और वो कृपोत्तीर्ण में पास हो गया। मैं बोला कापी किताब सब मैं खरीद देता हूँ। 2.5 साल जेल में रहना, मैंने उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, उसको ब्लड चढ़ा 1-2 बार, लेकिन आर्ट बढ़िया बनाता था। तो मैं बोला चलो धीरे धीरे करके जैसा भी हो, तो सारी कापी किताबें सब चीज़ खरीद के दिया मैं, और फाइनली वो 12वीं पास हो गया। मैं बोला ये मतलब चाहे जैसा भी होगा, आखिरी एक अंक उसका कहीं कृपोत्तीर्ण था, मैं बोला कुछ भी हो, पास हो गया, मैंने पास हो गया। अभी क्या कर रहा है वो? अभी कुछ समय वो बेंगलोर में था। अच्छा। और अभी दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में कहीं काम कर रहा है। अच्छा। तो ये एक बार सीख गया जो काम, उसको कोई भी फर्नीचर दुकान वाले या कोई आर्ट दुकान वाले उनको आराम से 15-20 हज़ार रुपये महीने में रख लेते हैं। और उसका अपना पोटेंशियल है, वो जितना काम करेगा उतना उसकी इनकम बढ़ती जाएगी और ठीक ठाक इनकम। आर्ट सेक्टर में आने के बाद आदमी ऐसे स्लो हो जाता है कि अरे यार ये ठीक है, चलता है। मैंने एक आर्टिस्ट की लाइफ स्टाइल जैसे रहती है ना, कि वो थोड़ा स्लो हो गया है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो फिर उस स्थिति में खुश भी रहता है, उसकी जीवन शैली भी अच्छी होती है। आपने कब अपनाया प्रोफेशन के तौर पे? तो हुई अब स्कूल बचपन में आप ये करते थे, नाव बनाना सीख रहे थे, कॉलेज जाते जाते तक मॉडल बनाना सीख गए, फिर कैसे ये चुन लिया कि नहीं ये फील्ड ही इसी को चुनना है और कैरियर इसी में बनाना है, कोई नौकरी नहीं करनी है, ये कैसे तय हुआ? ये अभी भी मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है फिलहाल। बस कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनके लिए जो लोग अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई ये मित्र है हमारा, इसका एक काम करना है, उसका काम कर दिया, उसको जो पेमेंट करना होगा उसको बता दिया कि लगभग इतना पेमेंट आ जाएगा, उसने पेमेंट कर दिया। तो अभी भी स्ट्रीट कस्टमर या कोई भी आके कोई भी सामान नहीं खरीद सकता। तो ये अब मेरी अपनी सोच है कि स्ट्रीट कस्टमर आएगा तो उसकी बार्गेनिंग शुरू कर देगा, या फिर कोई बड़े सेलर हैं कि बड़े शोरूम वाला है, वो अगर सामान मांगता है तो उसको बल्क में चाहिए, उसको टाइम लिमिट चाहिए, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, परफेक्शन चाहिए, सब चीज़, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जी। वो सारा टेंशन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए लिमिटेड कस्टमर रहें जो वैल्यू समझें। मैंने एक लड़का कला की कीमत को जो समझें। एक लड़का अगर जेल से रिलीज़ होकर बैठ के कोई चीज़ बना रहा है तो कहीं उसका मन हर्ट ना होने पाए। तो मैं इन लोगों से भी कहता हूँ जितने स्टूडेंट हैं, भले वो प्रोफेशनली करते हैं काम, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कहीं कोई इनको हर्ट ना करने पाए, इस बात का ध्यान रखता हूँ मैं हमेशा कि भाई कोई चीज़ की कीमत ऐसी ना हो कि उस पर सवाल उठे कस्टमर खरीदने वाला उस पर सवाल उठा। लेकिन ये है, ये तय मानिए कि आर्ट आदमी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये मैंने बदलते देखा और लगातार 1-2 नहीं 360 लोगों को बदलते देखा। 360 लोग, बड़ा आंकड़ा। हाँ, बड़ा आंकड़ा है, जिसमें 206 नक्सली हैं। आपके द्वारा अब तक क्या क्या ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, क्योंकि बड़ी चर्चाएं होती रहती हैं लगातार, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? अभी 2006 में वंदे मातरम के लिए स्टेट अवार्ड मिला था। 2007 में आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुजी श्री श्री रविशंकर, उनका एक स्कल्पचर बनाया था मैं, 9 फीट हाइट और लंबा और 3 फीट चौड़ा, 1 इंच मोटा, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। और उसके बाद 2009 में बाइबिल लॉन्च किए थे हम लोग, जिसके 384 पेज हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी वुडन बाइबिल है। अच्छा, वाह। उसका एक एक पेज 3 फीट बाई 2 फीट का है। अच्छा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी वुडन बाइबिल बना के कंप्लीट किए थे। अच्छा। 2009 में। 2009 में जी। अच्छा। और उसकी तैयारी थी कि अपन गिनीज बुक या और किसी के लिए करेंगे, लेकिन इत्तेफाक 2010 से मैं जेल आ गया और मैंने अपना पूरा प्रोफाइल पैकअप कर दिया। अच्छा। कि सारा चीज़ पैक करो और चुपचाप जेल में बैठो, क्योंकि वो इतना अच्छा लगने लगा था मुझको कि इन लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोग सुधर रहे हैं, संभल रहे हैं। कई लोगों के मन से पिछले क्राइम धुलते जा रहे हैं। नहीं तो एक बार जो क्राइम करता है उसको भूलना मुश्किल है,
कई लोग उसी चक्कर में पागल हो जाते हैं, कई लोग उसी चक्कर में उसको कमतर करने के लिए दोबारा क्राइम करते हैं। एक तो क्राइम छिपाने के लिए दूसरा क्राइम करते हैं। तो वो सब एक साथ क्लीन होता देखा मैं, सबके चेहरे में, सबकी आंखों में। तो बहुत अच्छा लगने लगा। मैं बोले मेरा प्रोफाइल बहुत छोटा है इस तुलना में जो परिवर्तन आ रहा है, भले उसको कोई माने ना माने जैसा भी हो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर आंख मूंद के भरोसा करता हूँ कि चाहे किसी भी मामले में, चाहे वो घर परिवार में रहे मेरे साथ या बाहर शहर में रहे, मैंने उसकी गारंटी है। समझिए वो अगर 4 कत्ल करके निकला हुआ आदमी है, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि वो इसके बाद नहीं करेगा। वाह। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। ये जो रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट का, गुरु शिष्य परंपरा जैसा, तो इसमें उनका भरोसा जीतना या उनका मेरे प्रति विश्वास रखना, ये बहुत संबल दिया मुझको। तो मैं उस तुलना में जो अचीवमेंट थे वो बहुत फीके पड़े, बहुत छोटे पड़े। तो मैंने वो सब पैक कर दिया। लेकिन धीरे धीरे 2010 से 18 लीजिए, 2018 बोला 18 में ये लगा कि अरे यार कुछ करना चाहिए, कि चलो इतने सारे स्टूडेंट हैं, कम से कम जो सीख रहे हैं इन लोगों का सम्मान अच्छे से हो जाए। तो हमने डिज़ाइन किया एक वंदे मातरम को, जिसका पहला स्टेट अवार्ड हुआ था उसी वंदे मातरम को, कि इसको थोड़े बड़े पैमाने पे, माने बड़ा वंदे मातरम बनाते हैं। अच्छा। तो उसके अक्षर तो हम छोटे छोटे बनाया करते थे, 1 इंच के इतने बड़े बड़े अक्षर या इतने छोटे अक्षर। तो उसको बड़ा किया हमने, लगभग 1.5 फुट का एक लेटर। अच्छा। जैसे वंदे में व लिखा हुआ है तो वो 1 फीट का होगा, आधा ना, तो भले अलग अलग लकड़ियों में जी। तो वो एक पीस 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा बना। अच्छा, 22 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा। अच्छा। तो उसमें 15 लाइन वंदे मातरम के जी, सिर्फ 15 लाइन ही, 15 लाइन वंदे मातरम के हमने बनाए। और उसके लिए फिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बात किया, तो वहाँ रायपुर से कंफर्मेशन आ गया कि ठीक है हम आ जाएंगे देखने के लिए। तो 18 जनवरी 2018 को उसको जेल में ही अपने पास स्पेस है, उसमें कंबल बिछाए, क्योंकि कारपेट वगैरह मंगाना उस समय, बाहर से कारपेट आ रहा है जेल के अंदर, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, तब तक कन्फ्यूज़न ये था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि नहीं आएगा। तो जेल डिपार्टमेंट के भी अधिकारियों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को नहीं बताया। मैं बोला कि नहीं आ पाएगा तो एक अलग इंसल्टिंग हो जाएगा। तो वो 40 कंबल बिछाए और उसको बाकायदा पूरा राष्ट्रगीत और पूरा वंदे मातरम उसमें रखा गया। अच्छा, वंदे मातरम। अच्छा। और ड्रोन मंगा के उसकी फोटोग्राफी की लगभग 100 फीट ऊपर से। जी। तो वो जो गोल्डन बुक के अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने पूरा सर्टिफिकेट बनाया, सारा चीज़, और वो तुरंत भेजा। और 3 दिन में हमारा कंफर्मेशन आ गया कि आपको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, वाह वाह। तो दुनिया में इतनी सारी जेलें हैं, उसमें से एक कांकेर जेल है जिसका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और उसमें 9 बंदी थे, 9 लड़के थे स्टूडेंट जो वहीं रह के काम किए थे। अच्छा। 9 लड़के। तो इसमें जो 9 थे वो नक्सलाइट उसमें आरोपों में थे या नहीं? कुछ 2-3 हत्या में थे जी, और नक्सली भी थे, मतलब दो नक्सली थे, बाकी नॉर्मल दूसरे केसेस में थे। तो उनका अपना कद बढ़ गया कि चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गए। और मेरा तो चलो है ही, जो भी है जैसा भी है। जेल, कांकेर जेल का अपना विश्व रिकॉर्ड हो गया। हमारे यहाँ जेल के गेट में भी लिखा हुआ है कि विश्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन अब वो वंदे मातरम को इसलिए सेलेक्ट किया गया था कि चलो राष्ट्रगीत है, दुनिया में इतने सारे देश हैं जिनके अपने राष्ट्रगीत हैं, एक राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो विश्व रिकॉर्ड में है। तो मुझको लगा कि बहुत ज़्यादा एनकरेज मिलेगा इससे। जी। लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। जी। आपने बाइबिल बनाई है, बाइबिल की क्या कहानी है? वो कैसे आया दिमाग में आइडिया, और क्या है उसका, कैसे तैयार हुई वो? अच्छा, बाइबिल ही क्यों सेलेक्ट किया? ये मैं 10-11 साल का था करीब, तो यहाँ कैथोलिक चर्च है पास में जी, वहाँ अंग्रेजी की टाइपिंग सीखने जाता था। तो वो वहाँ जो मदर थी वो हर दिन मुझको किताब देती थी हिंदी में, जिसमें पिक्चर हुआ करते थे जी, जीसस के पिक्चर। अब वो मैं कॉमिक्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, बड़ी मुश्किल से वो 12 रुपए फीस दे के मैं 1 महीने के लिए टाइपिंग सीखने गया था। अच्छा। तो वो बुक रोज ला के उसको पढ़ता था मैं, रोज किताब पढ़ता था।
तो वो बड़ा अच्छा लगा। उसका लाइफ माने जीसस का अपना लाइफ स्टाइल, बाकी लोग उनको कैसे लेते हैं क्या लेते हैं ये अलग मायने, लेकिन मेरे बचपन में उनकी छवि एक सिंपल आदमी जैसी थी, जो कभी भेड़ चरा रहे हैं, कभी कुत्ते के साथ घूम रहे हैं, या पशु प्रेम प्रकृति प्रेम उनका। तो मुझको लगा कि ये काफ़ी हद तक मेरे जैसा है, क्योंकि मेरे पास भी कुत्ता है, मेरे पास भी जानवर है, मेरे पास भी बकरी है, मैं भी इनके साथ घूमता हूँ। तो वो बचपन से वो मन में एक बड़ा अच्छा छवि उनकी बहुत अच्छी बैठ गई थी। तो जब यहाँ कोई मेगा स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई तो बहुत सारे ग्रंथ पे ध्यान गया कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। फिर फाइनली ये आया कि नहीं चलो बाइबल ही बना लेते हैं। उसके बाद फिर कोई स्पॉन्सर मिलेगा तो अपन दूसरा कोई ग्रंथ बनाएंगे जी। तो बाइबल कंप्लीट करते करते तक तो जितना जमा पूंजी था वो सब खर्च हो गया। कितना वक्त लगा, कितने लोग लगे, कितने पैसे में तैयार हुई है बाइबल आप? लगभग 15 स्टूडेंट थे उस समय जी। और उन लोगों ने पूरा साथ दिया। कितना वक्त लगा था? लगभग 2.5 साल का टाइम। 2.5 साल सब 15 लोग एक साथ रहना, खाना पीना, लड़कियां भी थी उसमें, तो उनका भी अलग खर्च और लकड़ी का अलग खर्च। तो इस बीच में कुछ बहुत अच्छे मित्र भी हैं मेरे, भानु प्रतापपुर के एक हैं प्रहलाद अग्रवाल, और संबलपुर के प्रभाकर सोनी जी। तो सोनी जी ने लकड़ियाँ प्रोवाइड की। अच्छा। एक हद तक। उसके बाद फिर मैं परचेस करता गया। वही हाल प्रहलाद का है कि उसने कागज़ को, जो टाइप किया हुआ कागज़ रहता था बाइबल का, उसको फोटोकॉपी करके देता था। फोटोकॉपी में उसको इनलार्ज करना पड़ता था। अच्छा, बड़ा करना पड़ता कि छोटा पेज में अपन निकाले हैं, उसको 400% बड़ा करना है। तो वो उसने कागज़ का हिसाब बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए का कागज़ फोटोकॉपी का उसका अपना बिल लगभग 1.5 लाख रुपए। और उसने मुझसे 1.5 रुपए नहीं लिए। तो ये था। और बाकी वेनियर सीट और उसका बनाने का वो सब तो खरीदना पड़ता था। वेनियर सीट खरीदना पड़ता था। तो आप 3 फुट बाई 2 फुट का, अभी 1 स्क्वायर फीट वेनियर सीट लगभग 35 से 40 रुपए का है। और 3 फुट बाई 2 फुट मैंने एक वेनियर पेज 6 स्क्वायर फीट का है। 6 स्क्वायर फीट का 306 गुणित 384 गुणित 40। तो उतना पैसे का वेनियर सीट। और उसके ऊपर टिक वुड का जो पट्टी है, छोटा सा पट्टी, वो 1 इंच का और 6 mm थिकनेस, वो 1 फुट की कीमत लगभग 12 रुपए होती है। अच्छा। हम लोग जितना यूज़ किए वो 10 किलोमीटर रनिंग किलोमीटर होता है। रनिंग किलोमीटर लगभग इतनी की पट्टी लग गई है। पट्टी लग गई है 10 किलोमीटर। माने 1 फुट की कीमत 10 रुपए है, 12 रुपए है, और वो 10 किलोमीटर लगे हमको। तो चलिए वो कोई बड़ा टास्क हम लेते पूरे हैं। 386 पेज जी की तैयार हुई है। 384 टोटल कॉस्ट कितना अगर बोलें सारे चीज मिला के? तो वो मैं शुरू से कभी काउंट नहीं किया। हाँ। जो लग रहा है चलो लगने दो। तो उस बीच में कुछ मिनिस्टर्स के भी पैसे लग गए उसमें, कि उन्होंने बीच में वंदे मातरम बनवा लिया। 500 पीस वंदे मातरम चाहिए, तो उसका पैड किए 3.5-4 लाख रुपए। तो उसका जो प्रॉफिट था वो इसमें लगा दिए पूरा। अच्छा। तो वहाँ जब वर्क चल रहा था हमारा, उस बीच में कोई भी सामान छुटपुट बिक जाता था, उसका पैसा उसमें लग जाता था। और बाकी सब जमा पूंजी और धीरे धीरे करके आखिरी में बैंक लोन तक, वो भी बढ़िया। लेकिन हाँ, एक जुनून रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ बन रहा है। अभी स्टूडेंट्स में हैं जितने, इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि इसकी ज़रूरत सबसे पहले पूरी करें। कि स्टूडेंट है, ये अगर बाहर जाना चाहता है या रहना चाहता है, या छोटी से छोटी ज़रूरत हो या बड़ी से बड़ी ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत सबसे पहले पूरी करनी है। और क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हैं जो फेमस हैं बहुत? नहीं, अभी वंदे मातरम का ही चलता है। अच्छा। और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन, एक और बनाए थे हम लोग, मधुशाला। अच्छा। बच्चन जी की जी। हाँ। तो उसको 1 पेज उसका मैं जया बच्चन जी को भी दिया था। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब इसकी प्रदर्शनी लगेगी तो हम रायपुर आएंगे। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक से कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था तो वो आ नहीं पाए। अच्छा। बच्चन जी की मधुशाला पूरी बनाए थे? हाँ, पूरी मधुशाला। अच्छा। मधुशाला। अच्छा। मैंने लगभग 67 बुक बने थे उसमें। होल्डिंग बुक है। होल्डिंग बुक। जी। जी। तो वो
एक बड़ा स्ट्रक्चर था हमारे लिए। जी 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 जी। संविधान की प्रस्तावना भी आप लोगों ने हाँ जी। प्रोजेक्ट लिया था, स्कूलों में भी कुछ इसका करने का प्लान बना था कि स्कूल में लगाएंगे, या कुछ चीज़ें चल रही थी? मैं एक प्रोजेक्ट दिया था बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में जी। कि हर स्कूल में एक वंदे मातरम लगना चाहिए, कि भाई इतना बड़ा सम्मान मिल गया, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया वंदे मातरम, अगर प्राइमरी स्कूल में लगता है तो बच्चे कम से कम उस 15 लाइन को गाना सीख जाएंगे। यहाँ एक गौरव की बात होगी। या ऑफिसेज में जैसे बड़े अधिकारी हैं जिनका चैम्बर, अधिकारी चेंज होते हैं तो उस चैम्बर का सोफ़ा चेंज होता है, टेबल क्लॉथ चेंज होता है, ये चेंज होता है, वो चेंज होता है। उस बीच में अगर एक छोटा सा आर्ट 1,500-2,000 रुपए का इन स्टूडेंट जेल से रिलीज बच्चों के हाथ से बन के उस तक पहुंच जाए तो वो पैसा सीधा उन बच्चों के हाथ में आ जाएगा। और चूंकि ये बड़ा ऑर्डर हो सकता था कि भाई अगर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में लगाना है तो लगभग 50,000 पीस चाहिए, तो 100-150 लोगों को 2-3 साल का लगातार काम मिल जाता। प्लस उसका जो कंटिन्यू पैसा जो देने का था स्टूडेंट का, मैंने उसको भी डिज़ाइन किया हुआ था कि उसको जितना वेजेस देंगे उसका 50% जमा करके रखेंगे कि साल में एक बार उसको पैसा दिया जाए अलग से, ताकि वो अपना खेत है जो भी है जैसा भी है उसको पूरा ठीक कर सके। तो वो प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ क्योंकि एग्जाई पैसा देना, अब पता नहीं क्या था कारण, नहीं तो वो आसानी से हो जाता है जी। और मैं जा के हर कार्यालय में ऑर्डर दूं तो ये फिर सेल्समैन जैसा हो जाएगा, सेल्समैन जैसा हो जाता है, बिल्कुल। या फिर किसी स्टूडेंट को भेजूं तो उसकी इज्जत घट जाएगी, कहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कहाँ है कार्यालय में जाके वो ऑर्डर ले रहा है। तो स्टूडेंट के लिए मैं तो अपनी डिग्निटी मानता ही नहीं, मेरे लिए वो जो उनका रिहेबिलिटेशन है, उनका जो छोटा छोटा प्रोग्रेस है वो देख के बड़ा मज़ा आता है। मैंने एक स्टूडेंट की बात बताऊं, मैं अभी वो लगभग 4 साल जेल में था। जेल आने से पहले वो मस्त ड्रेसअप होके घूमना और आवारगी करने के अलावा और कुछ नहीं था। आज की तारीख में वो विशुद्ध रूप से किसानी करता है। अच्छा। यहाँ 8 महीने था और उसको एक दिन बोला कि मुझको थोड़ा बोर लग रहा है करके, तो मैं उसको उड़ीसा भेज दिया। किस क्राइम से आया था, कौन से क्राइम करके आया था? क्राइम नहीं पूछिए। अच्छा, ठीक है। बड़ा क्राइम था उसका। जी। और वो आज की तारीख में इतना सक्सेसफुल किसान है कि बाहर से, रायपुर से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग उसके यहाँ विजिट करते हैं। अच्छा। कि ये मड़िया का इतना कैसे प्रोडक्शन हो गया, ये कद्दू इतना बड़ा कैसे हो गया, या ये इसकी क्वालिटी ऐसे कैसे हो गई। और उसने वो सब्जियां बेच के एक पिकअप खरीदा पहले जी। और अभी एक और नया गाड़ी खरीदा। और एक दिन आके मुझको बोला कि मैं गाय पालना चाहता हूँ। तो हमारी पत्नी ने उसको 2 गाय और 1 बच्चा गिफ्ट में दिया। ओह वाह। कि भाई अगर स्टूडेंट कोई चीज़ बोल रहा है तो वो अपने जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी रखता है। जी, कि उसको अगर गाय चाहिए तो घर में 2 गायें हैं, उनको तुरंत बोलो अपनी गाड़ी लेके आए और गाय ले जाए यहाँ से। वाह। तो वो गाय बच्चा जनी थी, लगभग 5-6 दिन का बच्चा भी था। मैं बोला अरे ठीक है भाई, दे दो तुरंत उसको। तो अभी अब उसको सक्सेस देख के बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये जो भी कर रहा है। तो जेल में जितने ज़्यादातर जो सिखाए हुए कैदी हैं, बंदी हैं, हाँ। वो जेल से छूटने के बाद आपके टच में सब रह रहे हैं? हाँ। ज़्यादातर लोग उसमें से आपके टच? ज़्यादातर लोग। तो उसमें से कुछ और कहानियाँ बताइए हमें, कुछ कैसे बदलाव आए, कुछ लोग कैसे बदले हैं? सभी के जीवन में कुछ न कुछ चेंज आया जी। एक नक्सली है था वो जब गांव गया, यहाँ जेल आया तो फिर सब कुछ नील था घर में। जेल में रहते रहते उसके फादर की डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया उसने। इसका कहना है कि अभी वो जो भी रहा हो कुएं में गिर के उनकी डेथ हो गई। परिवार पूरा बिखर गया था। बड़ा भाई मानसिक रूप से पागल हो गया था, जो घर का चावल अनाज बेच के और दारू पी रहा है, घूम रहा है, इस टाइप। माने पूरा घर छत विछत हो गया था। ये जब छूट के गया तो इसने घर को एक सिरे से संभालना शुरू किया कि चलो मैं पहले खेती कर लेता हूँ, चलो मैं ये कुछ कर लेता हूँ। तो वो हर 15-20 दिन के अंतराल में वो आ जाता था कांकेर आए, 10-15 दिन मेरे पास रहे, कुछ काम करे, कुछ पैसे लेके और फिर वो अपने घर को संभालता था।
फिर उसने फर्नीचर का काम शुरू किया। अच्छा। कि चलो मैं ग्रामीण एरिया है, घर घर में लोगों के पास लकड़ी रहती है, उनके लिए कुछ फर्नीचर बना देता हूँ। तो वो दीवान, सोफ़ा, छोटा छोटा चीज़ ये सब बनाने लगा। अब थोड़ी सी बात पता चली लोगों को कि ये बना लेता है, तो उसके पास ऑर्डर का भरमार रहने लगा। तो उसने और 2 लड़के रख लिए अपने पास कि चलो हम 3 मिलके बनाएंगे। और कुछ ही महीने बीते और वो एक नई बाइक लेके आया घर तक कि आज खरीदा हूँ इसको। अच्छा, वाह। 85,000 रुपए की बाइक। तो मैं बोला पूरा कैश पेमेंट किया? हाँ, पूरा कैश दे दिया। अच्छा, वाह। मतलब मैंने हर 15 दिन में उसको 300 रुपए की ज़रूरत है तो वो खबर कर देता था, ये चाहिए तो वो खबर कर देता था, कोई इक्विपमेंट चाहिए तो उसके लिए खबर कर देता था। वो गाड़ी लेके आया। उस शादी भी उस दौरान हो गई थी उसकी, और कोई इशू नहीं था लगभग 4 साल तक। अच्छा। उसके बाद वो एक दिन कार लेके आया, 4 चक्के की। सेकंड हैंड कार खरीदा। तो वो बहुत अच्छा लगा। एक बार रात को 11:30 बजे फ़ोन आया मुझको कि पत्नी को लेबर पेन चालू हो गया है और हम वो 108 के लिए कॉल किए हैं, वो गाड़ी नहीं आ रही है। तो मैं तुरंत फिर इधर उधर अधिकारियों को फ़ोन लगाया। तो अंतागढ़ से इंटीरियल जाने में वो ड्राइवर भी 50 बार सोचता है कि 2 पुलिस कैंप, 2 माने कैंप है, सीआरपीएफ का कैंप या बीएसएफ का कैंप है, वो कैंप पार करके जाना है, पूरा नक्सल बेल्ट है, उसमें जाऊं कैसे। तो फिर यहाँ से आश्वस्त किए कि आप लाइट जलाओ और जाओ अंदर चुपचाप, ये फ़ोन नंबर लो और अटेंड करो। तो 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी अरेंज करके उसके घर तक गाड़ी गई। अच्छा। क्योंकि मैं जाना चाहता तो मेरे लिए 150 किलोमीटर में कहाँ जाता। जी। वहाँ से फिर उसको लेके आए अंतागढ़ में, वहाँ रखे। सुबह फिर फ़ोन आया कि गुरुजी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं हो पाएगा, रेफ़र करना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा, दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो मैं कांकेर लेके आता हूँ करके। तो मैं बोला नहीं, कांकेर मत लेके आओ, वो जो डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात कराओ। तो इत्तेफाक से डॉक्टर मेरे मित्र हैं, तो उनको बोला कि रामटेके जी देखिए, और बहुत बेहतरीन सोशल वर्कर हैं डॉक्टर वहाँ के। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने फटाफट सारा चीज़ अरेंज किया। आधे घंटे में फ़ोन आया कि लड़की हुई है, स्वस्थ है। वाह। ये ठीक है। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जेल में आप इतने साल से 10 सालों से लगभग हैं और कैदियों को, बंदियों को, सबको सिखा रहे हैं यार, वो सीखना चाहते हैं, इस ओर आना चाहते हैं कि उनका झुकाव रहता है इस ओर उन लोगों का? क्या है, जैसा सीखना शुरू करते हैं तो उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहता कि मैं सीख पाऊँगा। पहली बात। और ये आर्ट सेक्टर भी अपने आप में एक वो भंवर जैसा है, जिसमें एक बार आदमी फंस गया तो उसका पूरा विज़न चेंज हो जाता है। और एक बार विज़न चेंज हुआ मैंने, फिर उसको हर एक आड़ी टेढ़ी चीज़ों में खूबसूरती नज़र आने लगती है। अच्छा। कि भाई ये भी सुंदर हो सकता है, ये भी सुंदर हो सकता है, ये भी सुंदर हो सकता है। या वो अपने हाथ को देख लेता है कि ये आर्ट मैं बनाया हूँ। उसको खुद को भरोसा नहीं होता कि ये मैं बनाया। अच्छा। कई दिन तक तो वो उसी में उलझता जाता है धीरे 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 धीरे। और फिर उससे आर्ट सेक्टर से बाहर निकलना ये ऐसा भंवर है कि इससे बाहर निकलना असंभव है। एक बार आदमी आर्टिस्ट लाइन में, इस लाइन में चला गया मैंने, फिर वो उसमें धीरे 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 डूबता जाएगा। और एक क्राइम है वो तो बड़ा आसानी से ख़त्म होगा। कैसे लाते हैं आप अपने उसमें कि वो आए आपके पास, सीखे, कुछ करे और उस भंवर से निकलकर, क्राइम के भंवर से निकलकर आपके भंवर में आ जाए, कला के भंवर में आ जाए, कैसे करते हैं ये भी बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। बहुत धैर्य रख के उनसे बात करना होता है कि क्योंकि स्टूडेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ जी, स्टूडेंट मुझको सेलेक्ट नहीं करता। कि कोई भी लड़का चाहे तो क्लास में आ जाए, कि कोई जो अपनी इच्छा जाहिर करता है, बाकी के स्टूडेंट उसकी स्टोरी बताते हैं कि ये कौन है। तो जेल गेट में जैसे कोई पहुंचता है ना, तो उसका पास्ट पहले पता चल जाता है। अच्छा। कि भाई ये वाकई में उस लाइन में है या नहीं है, या बाई चांस क्रिमिनल है या पेशेवर बदमाश है, या क्या है, कैसा है, उसकी स्टोरी पहले आ जाती है ये गेट में आने से पहले। फिर अगर लगता है कि नहीं इसको संभाला जा सकता है, तो बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये
सीख जाएगा। अगर उन्होंने कहा हाँ तो फिर बुला लाओ उसको। अच्छा। तो बुला लाओ तो फिर वो 4 पुराने स्टूडेंट के बीच में एक नया बैठा हुआ है, फिर वो लोग उसको सिखाते हैं। तो उनको भी मज़ा आता है कि भाई टीचिंग का जो मौका है वो हमको मिल रहा है। अच्छा। कि उसको एक दूसरे को ही टीच करते हैं। मैंने मैं बहुत कम उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ, और एक चीज़ सिखाओगे तो 5 चीज़ें दूसरे दिन देखने को मिलती है। वाह। कि थोड़ा सिखाएं और थोड़ी देर फ्री छोड़ दिए, तो फ्री छोड़ दिए तो वो कोई अपने लिए साबुन डब्बा बना लेगा, तो कोई कुछ बना लेगा, कोई कुछ बना लेगा, और सब चीज़ें वहीं रखेंगे, क्योंकि ले तो जा नहीं सकते सेल के अंदर, तो सारी चीज़ें वर्कशॉप में रखी रहती हैं। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अधिकारी भी हैं हमारे, वो भी देखते हैं, जेल के गार्ड्स भी देखते हैं, उनको भी बहुत पसंद आता है, ये बहुत अच्छा बना है, ये बहुत अच्छा बना है, तो मेरे लिए ये चीज़ बना देना। तो वो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, और वो सारी चीज़। बाकी जेल के अधिकारियों का भी सहयोगात्मक रवैया रहता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक का, गार्ड से लेकर के जेल सुपरिटेंडेंट तक का। अच्छा। कि उसको भी अगर अपने लिए पेन स्टैंड बनाना है तो वो लड़के को बताएगा कि यार ये ऐसा पेन स्टैंड बनाना मेरे लिए, तो फिर वो बड़ी शिद्दत से उसके लिए पेन स्टैंड बनाएगा। और जेलर भी अपने टेबल में रख के, कोई आगंतुक हैं, कोई आने वाले अधिकारी हैं, उनको बताएंगे कि ये हमारे बच्चों ने बनाया है। तो उनके लिए उतनी सी तारीफ समझिए बहुत बड़ा काम कर जाती है। वो इतना खुश हो जाते हैं कि यार इसको और अच्छे से बनाओ, और अच्छे से बनाओ। अब अनजाने में उस भंवर में वो आपकी भंवर में फंस जाते हैं। गिरते जाते। एक चीज़ और समझनी थी मुझे कि जैसे वो तो कला के क्षेत्र में आ जाते हैं, आपके आर्ट में आ जाते हैं, और वो बदलना चाहते हैं। वो जो क्राइम करके आए हैं, उन्होंने क्राइम कई बार सोच के करते हैं, कई बार बिना सोचे करते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना चाहते हैं। लेकिन जब वो क्राइम करके जेल से छूटते हैं, तो क्या उनको समाज उसी तरह से स्वीकार करता है या नहीं करता है? क्या है, उसका अपना जो एटीट्यूड रहता है, जेल जाने से पहले उसका व्यवहार और जेल से आने के बाद के व्यवहार में जो अंतर दिखाई देता है, खासकर मेरे अपने स्टूडेंट्स का, तो वो जमीन आसमान का अंतर रहता है। तो उसको देख के कैसे ये अंतर? देखिए, जेल जाने से पहले उसका जैसा भी एटीट्यूड रहा होगा, क्योंकि एक जो वर्कशॉप है उसमें सिर्फ एक आर्ट बनाना नहीं सिखाता मैं बल्कि उन लोगों को आपस में बात करने का तरीका, और समझिए एक पूरा व्यक्तित्व के ऊपर ही काम चलता है, और उनको पता नहीं चलता कि मेरे ऊपर कोई काम कर रहा है। वाह। कि स्टूडेंट है, उसको कैसे समझाएगा, वो उससे कैसे बात करेगा, कितना किसी के बारे में न्यूज़ पास करेगा, किसी को कैसे कमेंट्स करेगा। और उनके पास्ट के बारे में मैं कभी नहीं पूछता कि एक भी सवाल नहीं कि क्या हुआ, कैसे मर्डर हुआ, कैसे कौन सी घटना को तुमने कैसे अंजाम दिया, इससे मुझको कोई लेना देना नहीं। मैंने जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी, घर आने के बाद भी कहीं कोई सवाल नहीं। उसने अपनी मर्जी से जिस दिन बताना चाहा, उस दिन वो बैठ के बताता है। तो जिस दिन बैठ के बताता है, उस दिन उसकी पूरी काउंसलिंग चलती है कि चलो एक काउंसलिंग का पार्ट है ये। हालांकि मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसकी पूरी बात सुनता हूँ ताकि उसके मन से वो बात बाहर निकले। फिर उसको डिसीजन देना पड़ता है कि यार तुम अपराधी तो हो नहीं, ये तो इत्तेफाक था कि अगर तुमने नहीं मारा होता तो उसने तुमको मार दिया होता, और अगर जीवन रेखा तुम्हारे हाथ में थी, इसलिए तुम्हारे हाथ से हत्या हो गई, तो उसको धार्मिक रूप में ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक जो अपराध बोध रहता है वो हट जाता है। एक बार वो हटा, मैंने फिर वो आदमी फ्री हो गया। ये तो उसकी बात हुई कि उसकी ओर से अपराध बोध हटता है। समाज का एंगल कैसा रहता है? क्या समाज उसको उस तरह से फिर स्वीकार कर लेता है, मानता है समाज? हाँ, समाज को सिर्फ व्यवहार चाहिए। आप देखिए 25 लोगों की महफिल में कोई क्रिमिनल भी बैठा है, वो अगर चुपचाप बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने चीख चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो वो उसको नेगलेक्ट करना शुरू करेंगे, उसको अपराधी के तौर पे देखना शुरू करेंगे। तो कम से कम मेरे स्टूडेंट्स के साथ इस टाइप का नहीं हुआ। एक नक्सली रिलीज़ होके गया और गर्मी के दिन में वो ताड़ी बेचता था, झाड़ से उतार के सल्फी वो लगाता। तो एक शाम को मैं गया तो गमछा पहने हुए दिखा मेरे को। मैं बोले ये क्या कर रहे हैं? तो बोले ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं ताड़ी बेच रहा हूँ निकाल के पूरा वहाँ से सल्फी का झाड़ से सल्फी उतार के। उसने टीन का एक डब्बा रखा हुआ था, डब्बे को ऊपर से छेद कर दिया था, इधर ताला लगा दिया था, और वो रोज शाम को जितना पैसा कलेक्ट होता था उसको उस डब्बे में डाल देता था।
और एक दिन का उसका कलेक्शन 1-1,500 रुपये से कम नहीं था। वाह। और वो देख के आया था मैं कि 1-1,500 रुपये रोज़ कमा रहा है, मैंने 30 दिन में 45,000 रुपये आराम से होंगे इसके पास। वो 1 महीना कटने के बाद एक दिन मेरे पास आ गया वो, कि मैं बोला क्या हुआ, तो नहीं मुझको पैसा चाहिए। मैं बोला तेरा डब्बा कहाँ गया? तब उसने बताया कि जिसके घर में उसने पेड़ को काटा था और जहाँ से सल्फे निकाल के बेचता था, उस बुज़ुर्ग की तबीयत ख़राब हो गई। और जब ये पहुँचा तो उसके घर वाले लोग रोने लगे कि हमारे पास तो पैसा नहीं, हम कहाँ से करें। ये आदमी अपना सेल्फी छोड़ के वो डब्बा लाके उनके हाथ में थमाया, इसको जहाँ ले जाओ जैसे करो ट्रीटमेंट कराओ इसका। पूरा का पूरा डब्बा, उसके 1 महीने की पूरी कमाई लगभग 40,000 रुपये से ज़्यादा था। उसने गिना भी नहीं था, मैं यहीं से उसका अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 1200-1500 रुपये का रोज़ डाल रहा है आदमी, तो 30 दिन में उतना पैसा होगा उसके पास। तो मैं उससे पूछा कि अब कितना चाहिए तेरे को? तो बोले 5,000 से काम चल जाएगा। मैं तुरंत निकाला घर से, इसको 5,000 थमाऊँ, और इसके बाद और जितना लगेगा अभी खेती में, क्योंकि 8-9 एकड़ खेत का किसान था वो जी। और जितना लगेगा वो मैं दूंगा यहाँ से तुमको, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत बड़ी बात है कि न एक आदमी की जान बचाई बल्कि पूरा वो गांव इस बात की गवाही देगा कि ये लड़का उठा के दे दिया पैसा। तो इतना चेंज आता बदलाव आ जाता है। जी जी जी, इस तरह का बदलाव है। अच्छा, ये आपको राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ है और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये इसकी कहानी क्या है? कैसे राज्य पुरस्कार किस चीज़ मिला और फिर राष्ट्रीय पुरस्कार तक कैसे पहुँचे आप? स्टेट अवार्ड तो वंदे मातरम के लिए मिला था। कब की बात है ये? जी 2006 में। 2006 में वही बताया, 2006 का स्टेट अवार्ड है। उसके जस्ट बाद 7 में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का। 2008 का बाइबिल का है, और 2008-9 बाइबिल, और 10 में जेल के बाद तो पैक कर दिया पूरा मैं। 8 में राष्ट्रपति का रिकॉग्नाइजेशन था, उन्होंने बाइबिल को भी देखा था जी। और वो अवार्ड नहीं है, वो रिकॉग्नाइजेशन है। अच्छा जी, कि उनसे मुलाकात हुई, फ़ोटो और बाकी सब वो सब चीज़ जी। तो और उसके बाद फिर मैंने 10 के बाद तो कोई प्रोफाइल कहीं नहीं लगाया मैं। अच्छा। हाँ, मैंने सारा फाइल पैक करके उसको रस्सी में बांध के कि जितना सर्टिफिकेट है सब बांधो, पैक करो, अब सिर्फ जेल और घर, जेल और घर। ऐसा क्यों किया कि कहीं और लगाना है, क्यों नहीं करना है? नहीं, उसमें काम तो आपका बड़ा है। हाँ, चर्चाएं बहुत उसमें हैं। क्या है, अपने आप को ऊपर करने की, या देखिए अवार्ड का मतलब ये होता है कि मैं अपना कद ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा और ये अवार्ड लूँगा, ये अवार्ड लूँगा, ये अवार्ड लूँगा, उससे मेरा कद बढ़ता जाएगा। कद बढ़ता जाएगा तो मेरे बनाए हुए सामान की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बार जब ज़रूरतमंद लोगों को देखा जेल में, मैं उनकी जीवन शैली देखा और उनकी तकलीफ़ें, या जितना मैं कर सकता था, जो चीज़ मैंने देखा कि जीवन में सार तो ये है कि आदमी शांत बैठ जाए। हम लोग दौड़ते हैं डिग्निटी और नाम और दुनिया भर के पीछे, उससे अच्छा है कि चुपचाप बैठे, नाम अपने आप आ जाएगा। तो जेल ने आपको भी बदला बहुत? सब कुछ बदल दिया जेल ने। अच्छा। जीवन का दर्शन बदल दिया, जीवन को देखने का नज़रिया बदल दिया। अब ये लगता है कि ये क्या है, ये क्यों है। मैंने जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा है। ज़रूरतें कम हो गई, सबको देखने का नज़रिया बदल गया। ये समझ में आने लगा कि कैसे कुछ लोग बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं 1 मिनट में। मैंने हम गाहें बगाहें, आप भैंसासुर एक गांव है जिसमें 8 नक्सली और 3-4 लड़कियों ने मिलके एक SHG ग्रुप बनाया हमने, स्व सहायता समूह। अब उसमें ये था कि उस समय कांकेर CO थे, उन्होंने कहा कि यार पंचायतों में कुछ सामान सप्लाई कर दो बना के। पंचायत के बोर्ड बनते हैं, उनके सरपंचों के नेम प्लेट बनते हैं, तो एक हिसाब लगाए कि कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं जी, तो उसमें कॉस्ट कितना लगा है और उसकी वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में बहुत अंतर रहता है। तो हम लोग बैठ गए थे मीटिंग में सब लोग, तो मैं बोला इसकी कॉस्टिंग इतनी आ रही है, मार्केट वैल्यू इतना आ रहा है, आप लोगों के हाथ में इतना पैसा आना है, उसके बाद ये पैसा बच रहा है। तो एक पंचायत से हमको लेना था 7,500 रुपये। तो मैं बोला कि कुछ पैसा डोनेट कर देते हैं, तो सब लोग मान गए। मैंने जी तोड़ मेहनत करने वाला आदमी ये बोल रहा है कि ठीक है पैसा डोनेट कर दो। तो कुपोषित बच्चों के लिए वो 10% अमाउंट
डोनेट करना तय किए वो जी लोग। जी 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 जी। तो कांकेर जनपद में सब सरपंचों से बात किया मैं एक मीटिंग में कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, और नक्सली बच्चे हैं सारे और निकले हुए हैं लोग। तो ये लोग तुरंत मान गए कि आप सामान भेजो और पैसा लो। तो सामान हमने जून जुलाई में भेज दिया, जी। और वो लोग चिंता करते रहे कि आपका पैसा देना है हमको। तो वो सितंबर में करीब बिल बुक छपा के और उनसे फिर पैसा लिए, जी। और यहाँ का जितना ट्रांजैक्शन था उसका पहला डोनेशन हमने 45,750 रुपये का डोनेशन अंतागढ़ के एसएचजी को, अंतागढ़ के हॉस्पिटल को दिया, अंतागढ़ हॉस्पिटल को। डॉक्टर साहब को बाकायदा चेक दिए, उसका कवरेज भी हुआ इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। तो जेल में जीवन काटने वाला आदमी 3 साल 4 साल जेल में रहने के बाद जेल से छूटा है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसके बाद वो अपने हाथ से ले जाके कुपोषित बच्चों के लिए गवर्नमेंट को चेक दे रहा है, और गवर्नमेंट थैंकफुल नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस थैंकफुल है। मैंने यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए। वो एक चेक दिया, उसके बाद फिर कुछ दिन काम किए हम लोग, और यहाँ कोरर के पास एक हाट कर रहा है, वहाँ के पीएससी को 26 जनवरी को ले जाके दिए 21,000 रुपये का चेक। तो खैर हॉस्पिटल ने हमको थैंक्स कहा या जो भी कहा, जैसा भी कहा, बाकी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि अगर ये लड़के ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद फिर अंतागढ़ में पूरा पंचायतों को सामान सप्लाई कर दिए। तो अब ये एक बड़ा डार्क पार्ट होता है कि कोई एक आदमी पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर देता है। तो एक वहाँ सचिव को ये लगने लगा कि ये 7,500 रुपये का चेक ये लोग लेंगे, और अगर इन लोगों ने डोनेट कर दिया पैसा तो हमारी जेब में क्या आएगा। तो उसने बताया कि हर चेक के पीछे 2,500 रुपये रिश्वत मांग लो उससे। तो अब मुझसे डायरेक्ट सौदा करने की हिम्मत कर बैठा वो कि भाई आप 2,500 रुपये हमको रिश्वत दे दें तो आपका चेक रिलीज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ चेक रिलीज़ नहीं होगा। तो वो पूरा सामान सप्लाई हो चुका था, लगभग 3.5 लाख रुपए की वसूली थी वहाँ से। सामान छोड़ने लड़के जाते थे, जो कल तक जो जंगल में घूम रहा है गन लेके, वो आदमी आर्ट बना के और एक आर्टिस्ट के तौर पे बाइक में बैठ के और आराम से एक एक पंचायतों में सामान छोड़ दिया। सारे पंचायतों का सामान कंप्लीट हो गया, बस अटक गई बात उस रिश्वतखोरी पे। तो मैं यही बोला कि मैं इन लोगों के पीछे अपना पूरा दिन रात एक करके, और इनको अगर ये चोरी ही सिखाना था तो फिर चोरी से बड़ा चीज़ डकैती क्यों नहीं सिखाता मैं। तो मैं मना कर दिया कि कोई भी किसी भी पंचायत में पैसा लेने नहीं जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, हमको 3.5 लाख डूबा, ठीक है हम कर देंगे, उतने की व्यवस्था कर देंगे। वो उसी दिन वो पैक कर दिया, जबकि धमतरी ज़िले से ऑफ़र था कि आप यहाँ के ज़िले के लिए पूरा काम कीजिए। वहाँ कलेक्टर साहब थे स्वर्गीय नवल सिंह मंडावी जी, वो बोले कि यार इतना अच्छा काम है, पंचायतें क्या आपको एडवांस ले जाओ पैसे, लेकिन ये जो लड़के लोग हैं इनको रेगुलर अगर काम मिलता रहेगा तो फिर तो एक अलग दिशा में चले जाएंगे, और पूरे गांव के लोग अलग दिशा में चले जाएंगे। जिस गांव में ट्रेनिंग वर्कशॉप था हमारा, काफ़ी इंटीरियल है, वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक बैठते थे रोज़। वहाँ से जो गश्त करने जाते थे जवान फौज के, वो लोग आके बैठते थे। मैं बोल के रखा था सबको चाय पिलाओ, बिस्किट खिलाओ बाकायदा आराम से, कि हमारे पास है पर्याप्त पैसा, माने इतना पैसा है कि हम गेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो एक की सोच ने दर्जन भर लोगों के का जो ड्रीम था उसका मटिया मेट कर दिया। तो मुझको, मैं उस एक पर्टिकुलर से नाराज़ नहीं था, मेरी नाराज़गी थी कि 1,000 लोगों के पीछे एक ट्राइबल आदमी सरपंच बनता है। उस सरपंच की सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मेरे जेब से पैसा कहाँ जा रहा है, या पंचायत की जेब से पैसा अगर किसी ट्राइबल के जीवन को सुधारने के लिए जा रहा है तो वो क्यों नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझको नाराज़गी उससे थी, तो मैंने कहा पैक करो। जब वो इतना नहीं सोच सकता है तो फिर क्या मतलब निकलेगा। दूसरा एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं कि जैसे जेल में जब आते हैं कोई क्राइम करने के बाद, तो उनको बदलने के लिए इस तरह की सकारात्मक कोशिशें जो है आप कर रहे हैं, आपकी मदद प्रशासन भी ले रहा है, इस टाइप की कोशिशें बाहर हो रही हैं, बाहर सरकारें कर रही हैं, प्रशासन कर रहा है कुछ, कि वो उस तरफ जाएं ही ना,
उनका झुकाव नक्सलवाद की तरफ या क्राइम की तरफ ना होकर सकारात्मक चीज़ों की ओर हो, कला की ओर हो, संगीत की ओर हो, आर्ट की ओर हो, इस दिशा में आपको कुछ दिखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? अब हमारे मित्र तो अनूप रंजन जी बहुत कुछ किए, जी। पांडे जी, जी। वो उनका जो बैंड वगैरह जो बस्तर था, बैंड। हाँ बस्तर बैंड जी। था। और अब गाँव में ये सब नहीं दिखता, लीला रामलीला, ये दुनिया भर का जो मनोरंजन वाला जो कार्यक्रम होता था कि एक स्टेज बनाए हैं उसमें कार्यक्रम हो रहा है, गांव के लोग कुछ प्ले कर रहे हैं, ये नहीं दिखता है। इन सब चीज़ों को टीवी ने खा दिया पूरा, समझिए। मैंने टेलीविज़न, चलिए ठीक है, कम्युनिकेशन का बड़ा साधन है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे कलाकार थे उनका तो सब कुछ गया उसमें। अभी कहाँ देखने को मिलता है? अभी नहीं तो मेला चलता था उस समय, हर जगह नाच हो रहा है, तो गम्मत हो रहा है, तो स्टेज आर्टिस्ट लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो उस टाइप का अभी नहीं है। वो क्रिएटिविटी को थोड़ा सा देना चाहिए मौका, स्टेज देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण कलाकार हैं, उन लोगों को अगर मौका मिलेगा। सीधी सच्ची बात है, अगर आदमी का दिमाग खाली रहेगा तो वो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, वो दोनों साइड जा सकता है। तो नेगेटिव साइड का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है और प्रलोभन वाला है कि भाई दिन भर मेहनत करके 200 रुपये कमाने से अच्छा है कि एंटी में चाकू टिकाऊं, 10,000 छीन लूँ उसकी। तो वो सो इजी, उससे ज़्यादा सरल और कोई काम नहीं, बस थोड़ा डेयर चाहिए। तो एक और स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। एक लड़का था, वो बड़ा विशुद्ध रूप से डकैती डालता था। बोले हाँ, एक फलाना जगह लूट कर दिए, ढिकाना जगह लूट कर दिए। तो मैं उससे पूछा, यार देख 3 लोग हो, ऐसा तो नहीं होता होगा कि बिना मीटिंग के कोई डकैती डालने जा रहा है? क्योंकि समूह में करना है आपको, तो ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना है, कौन गन रखेगा, कौन चाकू रखेगा, कौन क्या रखेगा, कौन क्या करेगा, तो सारा चीज। मैं बोला ये सारा प्रोसेस नहीं सुनना है मेरे को, एक चीज बता दें कि उस आखिरी मूवमेंट में अंदर कुछ बात चलती है क्या। क्योंकि अगर आदमी कुछ करना चाहता है तो दिमाग के 2 खाने रहते हैं कि यार ये उठा ले, एक कहेगा मत उठा, मैंने वो संदेह पैदा करेगा, क्या हो सकता है उसमें जहर होगा, हो सकता। मैं बोला दूसरा मन तेरा क्या कहता है? तो उसने कहा कि जब से प्लानिंग शुरू होती है तब से एक दिमाग मना करता है कि डकैती मत करना। अच्छा, नहीं करना है। तो मैं बोला एक बार उसकी बात मान ले और कहानी टंटा खत्म कर। क्योंकि जितना डेयर डकैती डालने में लगता है ना, उतने डेयर से अगर तू दूसरा काम करेगा लाखों में खेल जाएगा। आज वो हैदराबाद में बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश है लड़का, ट्रक की ड्राइवरी करता था, आज ऑनर है ट्रक। तो वो सीख उसको, वो 4 शब्द उसके काम आ गए और उसका कोई फिर सुनने में नहीं आया। मतलब ये बात है कि अगर सरकार जो है आर्ट को, कला को, संगीत को, इन सारी चीज़ों को रोजगार के साथ अगर जोड़ दे और उनके एक आय का साधन बन जाए, तो वो शायद नक्सलवाद की ओर ना जाएं या क्राइम की ओर ना जाएं। ये हो सकता है, संभव है। बिल्कुल। समाज, एक इंसान को क्या, पूरे समाज को डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन हम लोग स्कूल में 4 घंटे रहेगा, वो उसकी पढ़ाई करेगा, इतना उसका पूरा कैरिकुलम सुबह से शाम तक बना है ना कि भाई स्पोर्ट्स में हो सकता है कोई लड़का। आज अगर बस्तर में क्रिकेट की सही शॉट एकेडमी होती तो 1.5 दर्जन सचिन बस्तर के होते, क्योंकि नेचुरल पावर है ना। मैंने अपना बताया कि मैं नदी में कूद के तैरता था। उस समय अगर किसी की नज़र पड़ गई होती तो मैं ओलंपिक तरफ उधर का ही कोच होता। फिर मैं छोटा वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे क्यों पड़ा रहता या नॉर्मल कोई चीज़ क्यों पड़ा रहता मैं पीछे। तो हमारे यहाँ जो है मेंटोर सही नहीं है, माने ट्रेनर सही नहीं। अभी मलखम में विदेश गए हुए थे अबूझमाड़ के बच्चे, तो आप सोचिए अभी जब उनको ट्रेनिंग मिल रही है तब वो विदेश जा रहे हैं। आज से 25 साल 30 साल, क्योंकि फंडिंग तो बरसों से है। हमने पढ़ा है आदिवासियों के पीछे हर एक के पीछे 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गया, 3 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गया। आज तक इनका स्टैंडर्ड नहीं सुधरा। सही तरीके से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ तो दें। भाई आदमी को शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षा की परिभाषा इतनी छोटी नहीं है। शिक्षा की परिभाषा तो कुकिंग से लेकर के डांसिंग तक है। मैंने 4 लाइनें जो किताबों में पढ़ते हैं उतने में शिक्षा सीमित नहीं है। शिक्षा बृहद चीज़ है। तो उस बृहद चीज़ को परिभाषित करके और
उतनी शिक्षा दे दें उसको कि भाई कोई एक्टिंग में बहुत शानदार है तो उसको एक्टिंग के लिए वो कहाँ जाए, कहाँ आगे बढ़े, उसको रास्ता दिया जाए। तब तो समझिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, जगहों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दिल्ली होता तो मुझको अपने बच्चों के लिए रोज़गार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझको छोटे छोटे पैसे के लिए जो मैं दिक्कत झेलता हूँ, मैं अभी भी पछताता हूँ कि मुझको पूरी तरह कमर्शियल होना था, ताकि एक स्टूडेंट अगर कहे कि मुझको लाख रुपए चाहिए, ये फला काम करना है या ये पैसे चाहिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मेरा ही वर्कशॉप इतना बड़ा रहे जिसमें 2-5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन महीने में हो और 25 लड़के उसमें काम करते रहें, जिनको मैं गार्जियन बन के संभालता रहूँ। तो ये मैंने नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी चूक है। मैं अपने आप को कमर्शियल नहीं हूँ, ये मैंने आर्थिक विरोध वाला चक्कर जो था वो गलत चीज़ मैंने अपने अंदर पाल के रखा। मुझको ये सब बहुत पहले कर लेना था कि भाई मैं पूरी तरह कमर्शियल हूँ, क्योंकि वो जो पैसा हाथ में आ रहा है वो इधर जा रहा है, वो मेरा मामला है। वो सामने वाला संदेह करता रहे या वो जो भी सोचता है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई किसी कस्टमर ने दिया 10,000 रुपये, अपना सामान लिया, टाटा करो, वो फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं उसको क्या लेना देना है। मैं अपने अंदर तो जानता हूँ कि उस पैसे का इतना हिस्सा है, इसका इतना है, या फिर इतना पैसा मेरे पास जमा है, तो वो 20 साल बाद भी अगर कॉल करेगा तो उसको बताऊंगा मैं कि ये पैसा रख, तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारा पैसा है। तो एक लड़के को बचपन से रखे थे हम लोग, उसको कंटिन्यू रखे थे। तो उसकी बहन पढ़ना चाहती थी, मैं बोला तुम पढ़ाओ, तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ रहता हूँ। बोला भाई तुम रहते हो वो अलग चीज़ है, तुम काम तो कर रहे हो। हाँ, तुमको पैसा मिल रहा है तुम्हारे काम, तुम्हारे पास पैसा है। आज भी स्टूडेंट हैं घर में, उनका बैंक अकाउंट है बकायदा, हर महीने उनका बैंक अकाउंट में अपन पैसा डाल दे रहे हैं, तो उसके लिए स्टाइपेंड भी हो जा रहा है और वो सीख भी जा रहा है। यहाँ से एक स्टूडेंट है जो बाहर से थी, हमारे मित्र की पत्नी है, वो यहीं घर से ट्रेंड होके उड़ीसा शिफ्ट हो गई। अच्छा। और उड़ीसा में वो स्टेट अवार्डेड हो गई और उनका अपना बड़ा एसएचजी और बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने सिखाया और उड़ीसा के अंदर बड़ा नाम है। अच्छा। पुष्पांजलि जी, काफ़ी बड़ा नाम है। उसके हस्बैंड इसी कास्ट शिल्प ये हमारे घर की ट्रेनिंग स्टार्टिंग उसकी, कि वो सुबह खाना बना के यहाँ आ जाती थी और बच्चे लोग उसको सिखाते थे। मैंने कभी नहीं सिखाया अच्छा। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट लोग सिखाते हैं। तो वो एक बड़ा नाम बना उड़ीसा के लिए, और वो उड़ीसा, आंध्रा और उधर का पूरा जितना मेला है वो कवर करते हैं। यहाँ से जो जेल से रिलीज होते हैं उनको अगर यहाँ बोर लग रहा है तो मैं उड़ीसा भेज देता हूँ। अच्छा। क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए तो गुरु भाई है ना। ठीक। तो ये लोग फिर महीनों रहते हैं, अगर महीना भर रह गया तो काम काज करके उसको 25-30 हज़ार रुपये दे के वो बाकायदा कपड़ा लत्ता दे के कि भाई है विदा करो विदा करो। हाँ। तो वो जो रिलेशन है, वो जो टच है, उन लोगों को कमर्शियल सिखाती है कि ये चीज़ इतना में बनेगा, ये इतने में बिकेगा। तो वो जो मेला करते हैं तो जो चीज़ मैं यहाँ नहीं सिखा पाता वो सिखाते हैं। फिर वो आते हैं तो मुझको बताते हैं कि गुरुजी ये कैसे 20 रुपये का हो गया, तो 300 का है। तो ये अच्छा, एक चीज़ और थी कि ये जैसा कि आप बता ही रहे थे कि जब छूटते हैं बहुत सारे लोग, तो कई लोग अपने गांव को चले जाते हैं, खेती किसानी करने लगते हैं, कुछ रोजगार करने लगते हैं, कुछ इस शिल्प को ही अपना प्रोफेशन के तौर पे अपना लेते हैं। बहुत सारे लोग आपके यहाँ भी रह जाते हैं, जी, घर में भी रह जाते हैं। आपके घर के लोग कैसे स्वीकार करते हैं उनको, किस तरह से लेते हैं, उनके साथ रहने में किस तरह से सहज होते हैं? पूरी तरह सहज है। मैं अगर नहीं भी हूँ तो कोई अगर आ गया, वो दिन की बात नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में एक अलग डिसिप्लिन है और बहुत शानदार डिसिप्लिन है। तो मैं जेल में हूँ, कोई स्टूडेंट आया हुआ है तो वो घर में पत्नी जहाँ उसको बैठने कहेगी वो वहाँ बैठेगा, चाहे वो अपने समय का कितना भी बड़ा कमांडर क्यों ना हो या जो भी हो। तो उसको खाना पीना रहना, उनके रहने से मैं सेफ रहता हूँ कि मैं अगर कहाँ के से बाहर 15 दिन के लिए हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बुला लेता हूँ कि बेटा तुम लोग इधर आ जाओ, घर में घर संभालना है तुम लोग। और जो स्टूडेंट रहता है उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो राशन भी लेने जाएगा, वही मेरा पैसा पूरा वो खर्च करेगा। अरे घर का पूरा खर्चा वो करेगा। आप देखेंगे भी कि भाई उसको अगर कोई भी चीज़ लाना हो, पूरा विश्वास, कोई अलमारी ऐसी नहीं जिसमें ताला लगता हो, चाहे उसमें 2 रुपए रहे या 2 लाख रुपए रहे, क्योंकि एक विश्वास हम
अपनी तरफ से रखेंगे हाँ। तब वो सामने की सामने तरफ की ओर से और करेंगे। पूरे घर में फ्री हैं, किचन से लेकर के हर कोने में फ्री हैं बच्चे। हम्म। तो उनको जहाँ मर्जी आए उधर घूमें, जो करना है फील इट होम, बाप का राज। मतलब ये हुआ कि पहले लोगों की, समाज की जिम्मेदारी होती है कि हाँ। उनके ऊपर आप विश्वास कीजिए ताकि वो आपके ऊपर विश्वास कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समाज से भी वही आशा रखता था कि भाई कोई बच्चा घर के सामने से बस्ता लेके पढ़ने जा रहा है, कभी पड़ोसी उसको एक सीज पेंसिल दे देता, बेटा ये ले जाना है, ये रख लेना। तो हम लोग समाज 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 चिल्लाते हैं, मुझको याद नहीं होता कि किसी ने मेरे लिए एक पेंसिल खरीदा हो, जबकि दर्जनों रिलेटिव और बड़ी लोकेलिटी में और जैसे भी थे या जैसे भी हैं, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे साथ जो हुआ बाकी जगह में ना हो। तो स्टूडेंट्स हैं, उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरी तरफ से रखें कि तुम पढ़ रहे हो तो तुमको कितना पढ़ना है, ये मैं कर देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। समाज आगे आके कुछ नहीं करता पहले, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो वही हाँ। आके आरोप लगाने लगता है कि देखा ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वही समाज जुड़ के अगर छोटे बच्चों के ऊपर काम कर देता कि भाई समाज में, हर समाज में आप कोई भी समाज ले लीजिए, सबके पास एक फंड है, उस फंड का 30% वो लोग, 40% वो लोग छोटे बच्चों के लिए खर्च कर देते, उनके रिक्रिएशन से ले करके उनके एजुकेशन तक के लिए, छोटा छोटा खर्चा। तो वो समाज के प्रति जवाबदार होता ना। बच्चे को तो पता ही नहीं चलना चाहिए था कि बस्ता बाबूजी खरीदे हैं या पड़ोस वाले अंकल ने दिया है ना। तो यूएस में ये चक्कर है कि बच्चा चाहे करोड़पति का हो, अपना टिफिन का खर्चा वो खुद करता है, चाहे वो पड़ोसी का जूता पालिश करे या अपने पिताजी का जूता पालिश करे। तो वो हम लोग वो कल्चर दे नहीं पाते यहाँ। तो ये अब देखिए, अब समाज से आशा है और आप लोगों से उन सब बातों कि यूनाइट होगा ना धीरे से। बच्चा जब समझेगा कि हाँ भाई मेरा खर्चा कौन अफोर्ड कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं, तो वो सबके प्रति थैंकफुल रहेगा कि हाँ भाई इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने कॉपी दिया। और कितने का है, कोई 10 रुपए की कॉपी और 1 रुपए का पेंसिल और छोटा सा स्लेट, और उसमें एक बच्चे का दिल आप जीतेंगे तो पूरी ज़िंदगी वो मरने से पहले तक याद रखेगा कि ये पेंसिल फलाना अंकल दिए थे। बड़े आदमी को तो आप कार गिफ्ट कर दीजिए और तीसरे दिन ठुकाने के बाद आपको गाली देने आ जाएगा कि यार गलत कार दिया मेरे को। लेकिन बच्चा एहसानमंद रहेगा पूरी जीवन। अच्छा, एक चीज़ और था, जैसे आप जेल में बहुत सारे कैदियों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के बीच में बातचीत भी होती है, काउंसलिंग भी करते हैं। जब वो लोग खुल के बताना शुरू करते हैं तो बेसिक कारण क्या समझ में आता है? अगर कोई नक्सल की ओर जा रहा है, उनकी ओर जो जा रहा है, तो क्यों जा रहा है उनकी ओर? कैसे उधर के लोग जो है उनका ब्रेन वॉश करते हैं? क्योंकि आदिवासी लोग तो सीधे साधे लोग होते हैं, ग्रामीण लोग सीधे साधे लोग होते हैं, कैसे ब्रेन वॉश करके लेके जाते हैं वो लोग उनको? वही मैं बताया, क्राइम सेक्टर जो है वो बहुत खूबसूरत है। और छोटे बच्चे के बारे में अभी बता रहा था आपको, सॉरी, है ना, बचपन से ही शुरू होता है नक्सलिज्म का काम भी। छोटे बच्चे लोग का ग्रुप रहेगा, उसमें डांस, म्यूजिक, ये वो सारा चीज़, और खेल खेल में कब वो गन चलाना सीख जाता है पता नहीं चलता। तो समाज उन बच्चों को क्यों नहीं सिखाता? मैंने एक समाज अपने बच्चों को पॉजिटिव बनाना छोड़ के उनको छोड़ ही दिए रहता है कि बाप को पता नहीं बेटा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक ग्रामीण स्तर की बात है। उनको अगर सही शॉट सिखाते, सही तरीके से अगर उनको ट्रेंड करते, जरूरी नहीं कि उसका गार्जियन ही करे, भाई आस पड़ोस में गांव में एक भी शिक्षित है तो वो शिक्षित आदमी उनको सिखाना शुरू करे। रही बात नक्सलिज्म की तरफ जाने की, तो ये एक ही लाइन है, लैक ऑफ बिजनेस। एक आदमी के पास इतना समय है कि खेती के टाइम में थोड़ा सा खेती कर लिया और उसके बाद फिर वो फ्री है। जंगल से कुछ ले आया, उसके बाद फिर वो फ्री है। उसके पोटेंशियल को, ट्राइबल पोटेंशियल को गवर्नमेंट ने कभी उसका आकलन नहीं किया कि ये आदमी क्या कर सकता है। अब आप देखिए, नक्सलाइट लोग भर्ती करने से पहले हाइट नापते हैं क्या कि 5 फुट 7 इंच होगा तब इसको भर्ती करेंगे? कभी नहीं। तो फिर गवर्नमेंट क्यों नापती है भाई कि तुम्हारा चेस्ट 34 इंच होना चाहिए? अरे उसका अंदर का जिगरा देख लेते हैं।
ठीक बात है ना। ठीक बात है। भाई जैसे गढ़वाली लोग हैं, वो लोग पैदाइशी चलने वाले हैं, उनके हाइट में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। नेपाली हमारे भाई लोग हैं, वो तो जांबाज और डेयरफुल लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनकी हाइट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो फिर आदिवासियों को सिर्फ भोला भाला सीधा साधा, भोला भाला सीधा साधा, बस उतने में बाकी उनकी चीज़ें इसमें गायब हो जाती हैं। उनके पोटेंशियल को कभी नहीं देखा, कभी नहीं आंका जाता। उस पोटेंशियल को देखा नक्सल ग्रुप ने कि ये आदिवासी लड़का साला गोली की रफ्तार से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। तो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, और हैं अभी, भगवान करे लंबी हो उनकी उम्र, कि मैंने अगर गोली चलाया तो निशाना कभी चूकता नहीं, इतना बोलने वाले। तो कोई तो उनका टीचर है भाई। बनाना बिगाड़ना मेरे जैसे लोगों का काम है कि भाई टीच करके अगर मैं किसी को बना ले रहा हूँ तो कोई दूसरा आदमी उसको बिगाड़ भी ले रहा है। तो कोई बिगाड़े उससे पहले शासन को चाहिए था। और शासन से ज़्यादा जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी समाज की होती है और पॉलिटिशियंस की होती है, क्योंकि उनका डायरेक्ट अप्रोच होता है। गांव में सरपंच को ट्रेंड किया जाए, सरपंच की ट्रेनिंग होती है कि कैसे खाता बही लिखा जाए, इस बारे में। इस बारे में नहीं होती है कभी ट्रेनिंग कि वो गांव वालों से कैसा व्यवहार करें। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एडिकेट्स नहीं सिखाता। अगर वो एडिकेट्स सिखाना शुरू कर देता तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता। एक ऐसी घटना अगर आपको याद आए कि बहुत मुश्किल के बाद एक बंदे को सही रास्ते पे वो आ गया हो, उसके बाद फिर सिस्टम के किसी की बेवकूफ़ी के कारण या किसी एक हरकत के कारण वो वापस उसका दिमाग वैसी ही चीज़ों में चला गया, तो ऐसी कोई घटना है? और उस घटना के बाद क्या दिमाग में आया कि क्या कर दिया जाए? क्या किया जाए? एक स्टूडेंट, अच्छा बॉडी बिल्डर है वो, 5 फुट 6.5 इंच का लड़का, और वो हिंदी अच्छी बोल लेता है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में गाना गाता है, गोंडी में गाना गाता है, सारे टैलेंट हैं उसमें। लेकिन उसने एक ही टाइम में 3 मर्डर किए थे। और वो माने ये इत्तेफाक रहा होगा जैसा भी, उसके ऊपर उसकी आंखों में खून चढ़ गया था। मैं पूछा ये क्या है, ये कौन है ये लड़का करके, तो बताया उसकी स्टोरी कि ये ऐसा रहा है। और उसकी आँख देखने से लगता था कि पूरी आँख लाल है उसकी। तो बोले ये बीच बीच में पागल हो जाता है, और जब पागल हो जाता है तो इसको संभालना मुश्किल जाता है कि 4-5 गार्ड्स उसको नहीं पकड़ सकते। तो ये ऐसा ना हो कि आपके वर्कशॉप में आए और कोई हथियार उठा ले। तो मैं बोला हथियार उठाएगा तो देखा जाएगा, उसको पकड़ के लाओ पहले। जेलर साहब थे, बिठाया उसके पास, उससे 1-2 ठन गाना गवाया बढ़िया, और उससे बात किया सर बहुत देर तक। तो मैं उससे पूछा कि यार मेरे साथ बैठेगा, काम सीखेगा, ये नहीं मेरे साथ बैठेगा? उसने कहा हाँ बैठूंगा। उसको बिठाया बहुत देर तक। तब तक हम दोनों के बीच में गाना वाना चलता रहा। बोले बाकी लोग अपना काम करते रहे। दूसरे दिन फिर उसको बुलवाया मैं बोला यार ये थोड़ा सा वो लकड़ी का पीस है, उसको रगड़ देना, इसको चिकना होना है, ये कर देना। ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसको, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे काटने पीटने और सारा काम करना शुरू कर दिया। 10-12 दिन के अंदर अंदर उसकी आंखों का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा। और उसको एक और टेक्निक बताया था कि चुपचाप पालती मार के ध्यान में बैठ जाना, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए। वो बाइबल पढ़ता था कंटिन्यू। तो फिर ध्यान में भी बैठने लगा। मैं बोला कुछ याद मत करो, खाली छोड़ दो दिमाग को, आई गई बात ख़त्म हो गई। 15 दिन में वो लड़का एकदम नॉर्मल हो गया। 2 महीने तक उसने बहुत शानदार काम किया। एक दिन जब मैं गया जेल तो उसको फिर से सेल में बंद कर दिया गया था। उसकी हालत बहुत, माने कुछ अजीब सा, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। 2 महीने में वो इतना नॉर्मल हो गया था कि उसकी फैमिली को बुला के उससे फ़ोन में बात करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, सारा चीज़ करवा लिए। वो बाद में पता लगा कि किसी ने फिर से डैश किया उसके दिमाग को कि तेरा ट्रांसफ़र हो गया, कल तेरे को मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे हैं करके। और रात भर में उसकी हालत ख़राब हो गई। अब जब उसको देखता हूँ तो बड़ा तकलीफ़ होता है कि अब 2 महीने क्या, मैं अब 4 महीने में भी उसको नहीं संभाल पाऊँगा। लेकिन अब क्या कहूँ अब मैं उसके बारे में कि एक जवान आदमी जिसमें इतना टैलेंट है, और हालात देखिए, हत्या की उसने कोई मायने नहीं रखता।
क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा मरने वाले को जल्दी रहती है। ये आप किसी भी हत्या को आप करीब से देख लीजिए, उसके बारे में स्टोरी पढ़ लीजिए, मरने वाले को बहुत जल्दी रहती है। वो 1.5 पसली का आदमी भी आपको चैलेंज करने दौड़ेगा, वो नशे में भी रहेगा तो भी चैलेंज करने दौड़ेगा। और कितना भी शांत आदमी, अभी तक जितने मर्डर के केस देखे मैंने, उसमें बड़ा शांत और सुलझा हुआ और शरीफ इंसान ही मर्डर करता है, या फिर पेशेवर आदमी। तो वो भी बहुत सिंपल और टैलेंटेड आदमी था। वो बार बार घर आए और उसके साथ कोई घटना हो गई थी, देवी भूत प्रेत वाला, वो सब उसके पीछे लगे रहते थे। तो उसने वो जो पुजारी आता था पूजा करवाने के लिए, उसी को काट दिया। तो बोले ठीक है चलो, जैसा भी जो भी हो। उसने क्या किया इससे मुझको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा खासा शानदार आदमी जो बॉम्बे में रहता था, काम करता था वहाँ, वो फिर से स्पॉइल हो गया। मतलब बदलाव आते आते जो है फिर से वो 2 महीने में पूरी तरह बदलाव आ गया था। माने उसको वर्कशॉप की जिम्मेदारी दी जा सकती थी। उसने बहुत सारा आर्ट बनाया अपने लिए, वहाँ वर्कशॉप के लिए, कि जो जो बनाता था रोज़ दिखाता था कि देखो मैं आज घोड़ा बना रहा हूँ, तो ये बना रहा हूँ, तो ये काट रहा हूँ, तो वो काट रहा हूँ, रोज़ का। और सारे जो स्टूडेंट थे वो बहुत खुश थे कि चलो कम से कम जाने से पहले 2 ठन गाना सुनाता है ये, और नाच नाच के बढ़िया गाना सुनाता था सबको। तो उसको एक शब्द किसी के कान में गया और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो वही मैं पहले भी बता रहा था कि एक शब्द एक सचिव ने कहा और 1 दर्जन मेरे जो स्टूडेंट थे जिनका वर्क, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा डालता कि कांकेर ज़िले में 27 लाख रुपए का काम था। उसके बाद फिर मैंने करोड़ों रुपए का काम था हमारे पास। उस करोड़ों रुपए के काम को मटिया मिट कर दिया गया। वैसे तो आप शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता है तो गुस्सा आता है? बहुत। क्या करने का? नहीं क्या कहूँ अब मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा होकर फिर कुछ आर्ट बनाने बैठ जाता हूँ। मैं उस लड़के को देखा तो बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैं बोला कि ठीक है, चलता है, ज़िंदगी है, जिसके जेब में जो रहेगा वही निकाल के देगा। तो आम आदमी ये सोचता है कि मैं किसी का भला कर दूं, लेकिन भला करने के लिए जिस फ्रेम में आपको फिट होना है, उस फ्रेम में 99.9% आदमी फिट नहीं होते। बाहर की दुनिया में ऐसा लगता होगा कि जेलर बड़ा कड़क होगा, गार्ड्स बड़े खतरनाक होंगे, या ये लोग। साहब की भी एक घटना थी जो जिसकी बहुत चर्चा भी हुई थी कि जो बिना कोई हथियार। अच्छा हाँ, ये हाँ जी जी जी। तो मैं कुछ बता रहा था, यहाँ जो जेल का स्टाफ है, आप यकीन मानिए 12 बजे रात को अगर किसी बंदी की तबीयत ख़राब होती है, अगर वो 4 बार ज़ोर से छींकेगा तो जेलर की नींद टूट जाती है, क्योंकि ये उसकी जवाबदारी है। और वो उठते हैं, गार्ड्स लगते हैं, बाकायदा उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। भले उसको डांट पड़ी हो कि शाम को तो ये फ्रूट क्यों खाया, ये वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो गार्ड ड्यूटी में घूमता रहता है, हमको लगता है कि ये सिंपल घूम रहा है या 4 लोगों को गाली दे रहा है तो वो गलत दे रहा है, ऐसा नहीं, उसी के भले के लिए। तो वहाँ डिसिप्लिन के नाम पे जो कुछ भी किया जाता है वो उस बंदी के भले के लिए किया जाता है, क्योंकि निजी तौर पे तो कोई दुश्मनी है नहीं किसी की। हाँ, गार्ड्स की आप जो बता रहे थे वो जगदलपुर जेल की बात है कि गायकवाड़ साहब वहाँ थे और ऑस्ट्रेलिया से मेरे कुछ मित्र आए हुए थे। तो यहाँ से रिकमेंड किया मैंने कि साहब को अप्रोच किया कि साहब इनको आपसे मिलना है करके। तो वो मल्टी टैलेंटेड और बहुत अच्छे राइटर, बहुत शानदार व्यक्तित्व, उनके बात करने का तरीका, उनकी काउंसलिंग का तरीका, कैदियों से मिलने का तरीका, मैं फ़ैन हो गया उनका जितनी मुलाकातें। तो जब मित्र वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको जेल घुमाता हूँ। और वो साथ में 2 लड़के IIT पास आउट हैं वो लोग और गायकवाड़ साहब, 1600 कैदी वहाँ, और हर क्राइम के। और बहुत से कैदी तो फ्री रहते हैं जो घूमते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है या इधर उधर। पूरा जेल उसने घुमाया। तो लौट के जो मित्र थे हमारे पत्रकार, उन्होंने ये ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की एक ऐसी जेल में मैं खड़ा हूँ जहाँ का सुपरिटेंडेंट बिना किसी गार्ड के, बिना किसी वेपन के, उसके हाथ में एक छोटी स्टिक भी नहीं है और पूरी जेल में फ्री घूम रहा है। वाह। ये माने पूरी दुनिया से उसमें प्रतिक्रिया हुई
कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई जेलर या सुपरिटेंडेंट कैदियों से ऐसा भी रिश्ता बना सकता है। तो मैं एक काउंसलिंग और याद दिलाना चाहूँगा। मैं बैठा ही था कि एक वाइट ड्रेस में एक कैदी को लाया गया जो दुर्ग से ट्रांसफ़र होकर आया था और जगदलपुर जेल की बात है। तो गायकवाड़ साहब ने पूछा उससे कि कौन सा केस है, तो उसने कहा मर्डर केस है। तो उसने पूछा किसका, तो बोले वो एक आदमी था उसका मर्डर कर दिया था, फावड़े से मार दिया था उसने। तो बोले क्या हुआ था, तब तक सब हट गए थे, मैं गायकवाड़ साहब और वो बंदी था। तो उसने कहा कि मैं ड्यूटी से कुछ जल्दी आ गया, तो मेरी पत्नी उस आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, तो उसने आदमी को अलग करके उसको फावड़े से काट दिया। तो बोले घर तेरा था, बीवी तेरी थी, पत्नी को उसको क्यों नहीं मारा? तो बोले बच्चे छोटे छोटे हैं। बोले जब इतना विवेक है तो बाकी का तुम्हारा टाइम बहुत आसानी से कटेगा, पूरा जेल घूमो और जो पसंद आए वो काम करो, तुम यहाँ से बहुत अच्छा इंसान बन के जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ करके। बोले यार, मैं उनसे जाने के बाद पूछा कि ये क्या बात हुई, तो बोले इतना विवेक है कि बच्चे छोटे हैं और क्या चाहिए। बोले ये भी अच्छा तरीका है इनका काउंसलिंग करने का। वो आजीवन कारावास में था, वो 13-12-14 साल में छूट गया होगा। एक नक्सली बंदी था जो रावघाट एरिया से था, और उसकी स्टोरी पहले आई कि एक एनकाउंटर के लिए उसको ले जाया गया गाड़ी में बिठाल के, और लास्ट मोमेंट में उसको जिस कपड़े में ले जाया गया था एनकाउंटर करने के लिए, उसके कपड़े उतरवा के दूसरे को कपड़ा पहना दिया और उसी को शूट कर दिए और इसको वापस ले आए। ये जब जेल आया तो वो बात ही नहीं करता था किसी से, एक शब्द बात नहीं करता था। वर्कशॉप भी उसको ले आया मैं, तब भी उसको जितना सीखना था उसने बहुत स्पीड, बहुत तेज़ी से सीखा और पूरा काम करता था कंप्लीट। वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, अरबी हो, कोई भी लेटर हो, वो इतनी सफाई से काटता था। साल पूरा बीत गया, उससे न मैंने नाम पूछा, न उसने कभी बात किया, कुछ भी नहीं। वो किसी से भी और बात नहीं करता था। बाद में वो क्लास चालू हुआ पढ़ने लिखने का, तो वो उधर पढ़ाई करने जाना शुरू कर दिया। तब मुझको पता चला कि ये बिल्कुल निरा अनपढ़ है और हिंदी समझता ही नहीं, वो सिर्फ गोंडी बोलता था, गोंडी जानता था, बोलता भी नहीं था वो। तो जब पढ़ना वढ़ना शुरू किया, फिर बाद में धीरे धीरे उसके साथ हम लोग बात करना शुरू किए, तब थोड़ा नॉर्मल हुआ वो आदमी। एक साल तक मैं भी ध्यान नहीं दिया कि वो हर लेटर को बहुत बाकायदा काट ले रहा है, मैंने पढ़ा लिखा है। जब बात नहीं करता ये अलग मैटर है कि उसको अच्छा नहीं लगता होगा बात करना, इसलिए बात नहीं करता। अब काम करके खुश है तो फिर इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो फाइनली वो रिलीज़ हो गया और अब बहुत अच्छे लोकेशन में है बेचारा, शांतिपूर्वक जी रहा है, बढ़िया। कोई यहाँ से जाने वाले या जेल से जाने वालों का कोई केस नहीं, लेकिन जेल में क्रिमिनल हैं, जेल से ज़्यादा जेल के बाहर क्रिमिनल हैं जो दूसरे लोगों की लाइफ को बहुत सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोई छोटा सा एडवाइस दे के, कोई बड़ा एडवाइस दे के। तो मेरा ये कहना है कि एडवाइस देने से बचें, एडवाइस लेने से बचें और सोच समझ के। एक बार जीवन मिला है, एक ड्यूरेशन है, उसको बहुत खूबसूरती से जीने का अलग ही मज़ा है। तो थोड़ा सा लाइफ को भी एंजॉय किया जाए, क्योंकि एक स्पीड में आदमी पैसा 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 भागते 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 आखिरी में जीव निकल जाएगा और आदमी निकल लेगा, हाथ में उसके कुछ नहीं आना है ना। मैं अच्छा। उन लोगों से सीखता हूँ, ये कह सकता हूँ। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें जेल से सीखना शुरू किया कि भाई, और क्योंकि जेल के बाहर तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। कोई भी शिल्प को अपना के आदमी बहुत बेहतरीन तरीके से जीवन यापन कर सकता है। बस कुछ एक जगह में अपने आप का जो प्रेजेंटेशन है वो काम आता है। क्योंकि आप देखिए, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, जयपुर है, बॉम्बे है, कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से एक आर्टिस्ट निकलते हैं। और वही आर्टिस्ट हैं जो हर चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। आप जितना भी चौक चौराहा बड़े शहरों का देखेंगे, छोटी जगहों का देखेंगे, सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग। तो इसका मतलब ये है कि
है इस फील्ड में, अपॉर्चुनिटी है, और जो काम करने में इन लोगों को जो मज़ा आता है वो है। हमारे साथ भी एक खैरागढ़ पास आउट हैं आर्टिस्ट, उनका भी काम शानदार है जी कि बड़ी मूर्तियाँ, चौक चौराहे जो भी चाहें हम डिज़ाइन करवा लें उनसे, तो उनसे भी हमको सीखने मिलता है और हम उनको भी सिखाते हैं। पर चलिए अजय जी, बहुत सारी आपने हमसे बातें की, अरे बहुत सारा वक्त दिया, अनुभव साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।